नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। आज अपन दो क्वेश्चनों का जुगाड़ करते हैं, जहां से दो क्वेश्चन पक्के पूछे जाने वाले हैं। वर्ष 2025 में 24 और 25 में राजस्थान सरकार के द्वारा, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज लॉन्च की गई हैं विभिन्न प्रकार की, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चूंकि हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो अब सब पॉलिसी है उनको एक एक करके अपन करते हैं। इसके अंदर जो राजस्थान युवा नीति बनाई गई है, राजस्थान रोजगार नीति, पर्यटन नीति, खनिज नीति, ऊर्जा नीति, निवेश संवर्धन नीति, एमसेंड नीति, एमएसएमई नीति, लॉजिस्टिक नीति, डाटा सेंटर नीति, टेक्सटाइल नीति और भी दो तीन नीतियां हैं। साथ में टोटल 12-13 नीतियां हैं। यहाँ पे तो 10 ही लिखा हुआ है, लेकिन 12-13 नीतियां हैं। और ये आने वाले अपन 1.25 घंटे के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं, जहां से सीधा सीधा आपकी क्वेश्चन आने वाला है। तो फटाफट अपने सभी साथियों के साथ सेशन को शेयर कर दो और अपन इसकी शुरुआत करते हैं। ये क्लास कंप्लीट होगी, उसके बाद में आपका एक मेजर पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लास शुरू करें उससे पहले मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं, और इंफॉर्मेशन ये है कि अपना 1 अक्टूबर से, कब से? 1 अक्टूबर से अपना ब्रह्मास्त्र बैच शुरू हो रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर जीके का। ब्रह्मास्त्र इस रूप में कि ये 1 महीने के अंदर पूरा जीके, राजस्थान की पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और करंट अफेयर है वो पूरा तैयार करेंगे। तैयार यानी टिप्स पे करेंगे, दीपावली की भी छुट्टी नहीं करेंगे। ये 1 महीने के अंदर तैयार करेंगे। ये ऑफलाइन रहेगा आपका जयपुर के अंदर, ऑनलाइन आप अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड करके कर सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, थोड़ी सी भी गुंजाइश है आप में कि मैं अब की बार असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता हूं, तो आपकी उस उम्मीद को, आपके उस सपने को पूरा करने के लिए ये कारगर साबित होगा ब्रह्मास्त्र बैच। तो अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड करके वहां पे जुड़ सकते हो। ये अपना फर्स्ट ग्रेड है, उसका जैसे ही सिलेबस चेंज कर दिया उन्होंने, तो उसके बाद में नया फाउंडेशन बैच है वो शुरू किया है। 1 तारीख से स्टार्ट होगा, ये भी 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो इसको ज्वाइन कर सकते हो। राजस्थान में चल रही नीतियों की बात करें अपन, तो कौन कौन सी नीतियां हैं उनको अपन एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पहले आता है अपना राजस्थान एम सैंड नीति 2024। एम सैंड का मतलब मैन्युफैक्चरिंग सैंड। मैन्युफैक्चरिंग सैंड का मतलब होता है कि जो बजरी होती है ना, वो अपन मकान बनाने के लिए बजरी कौन सी यूज लेते हैं? वो बजरी अपन लेके आते हैं जो नदियों के अंदर जो रेत होती है ना, वो लेके आते हैं और वो उस बजरी का उपयोग करते हैं। लेकिन क्या है कि बजरी जो नदियों की रेत लेके आएंगे, उनकी बजरी लेके आएंगे, तो नदियों का जो इकोसिस्टम है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? तहस नहस हो जाएगा। तो सरकार ने दिमाग लगाया, बोले कि यार इसका एक इलाज हो सकता है, और इसका इलाज ये करते हैं। हालांकि ये एम सैंड पॉलिसी हमारे चूरू बीकानेर की तरफ तो पहले से ही चल रही थी। ये पॉलिसी इन्होंने अब बनाई है, हमारे तो पहले मैन्युफैक्चरिंग सैंड है वो यूज की जाती है। लेकिन इधर पूर्वी राजस्थान में, या मैं कहूंगा हाड़ौती वाला रीजन है, या जयपुर आसपास, यहाँ पे नदियों से बजरी निकाली जाती है। तो इसके इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए इन्होंने कहा कि अब जो पत्थर हैं, पत्थरों को क्रेशर के माध्यम से पीसा जाएगा, पीस कर वहां पे मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, किसकी? बजरी की, और उसको उपयोग लेना होगा आपको। तो इसके लिए एम सैंड नीति लेके आए हैं 2024 के अंदर। तो इसमें राजस्थान एम सैंड नीति 2024, प्रदेश में एम सैंड इकाइयों की स्थापना और बजरी के सस्ते विकल्प के रूप में एम सैंड के उपयोग को अब क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। आज भी स्टक हो रही है। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। हरीश इसको क्या पटा? हरीश स्टक हो रही है क्लास, तुरंत क्लास बीच में रुक रही है, तुरंत समाधान कर देखो। अभी करवाते हैं समाधान, स्टक नहीं होगी। वीडियो स्टक हो रहा है, अभी अभी इसका समाधान करवाते हैं, आप चिंतित मत हो, तुरंत ही करवाते हैं, तुरंत हो जाएगा, ठीक है ना? तो अपन देखते हैं एम सैंड यूनिट को उद्योग का दर्जा दिया गया है। पहली बात तो क्या है, जो एम सैंड पॉलिसी है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? चेक कर लिया आज पूरी पूरी है। मेरे मोबाइल में भी ऐसे ही हो रहा है। अब ठीक, देखो पहली पहली बात तो क्या है, एम सैंड को उद्योग का दर्जा दिया गया है। एम सैंड जहां पे मैन्युफैक्चरिंग सैंड है, जहां पे क्रेशर के माध्यम से बजरी बनाई जाएगी, उसको उद्योग का दर्जा दिया गया है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के अंतर्गत परिलाभ दिए जाएंगे। जो निवेश प्रोत्साहन नीति अपनाई गई है, योजना बनाई गई 2024, उसके तहत इसको क्या किया जाएगा? लाभान्वित किया जाएगा। एम सैंड यूनिट की स्थापना में टर्नओवर अनुभव की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। इसमें किसी प्रकार के एक्सपीरियंस की कोई बाध्यता नहीं है।
एम्स एंड के निर्माण में प्रयुक्त ओवरबर्डन पर डीएमएफटी की राशि में 7% छूट दी जा रही है। सरकारी भूमि पर पड़े ओवरबर्डन पर दे रॉयल्टी में 50% की छूट दी जा रही है। और सरकारी भूमि पर पड़े ओवरबर्डन की नीलामी में आरक्षित दर में 50% की कमी की जा रही है। एम्स एंड के उत्पादन में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि। और सरकारी व सरकार से वित्त पोषित निर्माण कार्यों में 25% एम्स एंड की उपयोगिता को अनिवार्य कर दिया गया है। ध्यान रख लेना, ये लास्ट वाला पॉइंट आपको पक्का पूछा जाएगा कि जो भी गवर्नमेंट के भवन बन रहे हैं या गवर्नमेंट के द्वारा पोषित कोई भवन बन रहा है, उन भवनों के अंदर उस निर्माण कार्य के अंदर मिनिमम 25% है वो एम्स एंड का उपयोग होना कंपल्सरी कर दिया है। देखते हैं 9 दिसंबर 2024 तक ये नीति 21 मार्च 2029 तक अथवा नई नीति की घोषणा तक प्रभावी रहेगी। तो ये 9 दिसंबर 2024 से लेके और 31 मार्च 2029 तक ये रहने वाली है, ये इफेक्ट रहने वाला है। ये कई बार पूछा हुआ है। उद्देश्य बजरी के सस्ते विकल्प को बढ़ावा देना, अर्थात निर्माण कार्यों में खनिज बजरी के स्थान पर एम सैंड के उपयोग को बढ़ावा देना। एम सैंड का सिंपल सा होता है मैन्युफैक्चरिंग सैंड है, वो इसके अंदर यूज ली जाएगी। आगे अपन बात करें, नेक्स्ट आता है राजस्थान में नई एम सैंड इकाइयों की स्थापना के लिए कई तरह की रियायतें देने का प्रावधान किया गया है। जैसे 3 साल की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब क्या है, इसको उद्योग का दर्जा देने के लिए 3 साल का किसी प्रकार का कंपनसेशन इसके ऊपर नहीं रहेगा, उसमें वो बाध्यता समाप्त कर दी। 3 करोड़ रुपए की नेटवर्थ बाध्यता को भी समाप्त कर दिया गया है कि नेटवर्थ आपका 3 करोड़ होने की कोई आवश्यकता नहीं है। 3 करोड़ रुपए के टर्नओवर की बाध्यता है, उसको भी इसमें समाप्त कर दिया गया है। राजस्थान एम सैंड नीति 2024 एक रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य निर्माण कार्यों में नदी रेत की बजरी के स्थान पर एक स्थायी विकल्प के रूप में निर्मित रेत है उसको तैयार करना है। कुल मिला के यही कही गई है, जो अपन नदियों की जो बजरी है उसको यूज ले रहे हैं, उसकी जगह क्रेशर के माध्यम से निर्माणकारी जो बजरी है उसको अपन उपयोग करेंगे। और उसके अंदर भी मैं बता देता हूं, इसके अंदर क्या कर दिया इन्होंने, इसके अंदर सरकारी भवनों के निर्माण में 25% मैन्युफैक्चरिंग सैंड है उसका उपयोग करना क्या कर दिया, कंपलसरी कर दिया। एम सैंड के उपयोग को बढ़ावा देना, मुख्य विशेषताएं यह नीति प्रक्रियाओं में आसान कर देगी। एम सैंड इकाइयों के लिए प्रोत्साहन वित्तीय लाभ दिए जाएंगे, रॉयल्टी में छूट दी जाएगी 50% तक, ओवरबर्डन डंप उपयोग शुल्क में भी राहत दी जाएगी। इसके अलावा 10 वर्षों के लिए 75% राज्य कर प्रतिपूर्ति की जाएगी। जो स्टेट कर लिया जा रहा है, स्टेट टैक्स लिया जा रहा है, उसमें 10 साल तक क्या किया जाएगा, उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। बिजली शुल्क 7 वर्षों के लिए 100% फ्री दे दी। बिजली शुल्क और 7 साल तक कोई क्रेशर चला होगा तो फ्री मिलेगी, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। स्टाम्प शुल्क पर 75% की छूट दे दी। और रोजगार लाभ स्थानीय कर्मचारियों के लिए ईपीएफ और ईएसआई के लिए नियोक्ता के अनुदान का 50% प्रतिपूर्ति के रूप में इसमें उपयोग किया जाएगा। गुणवत्ता मानक नियंत्रण, गुणवत्ता अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बीआईएस प्रमाणन और समय समय पर अनिवार्य परीक्षण, एम सैंड इकाइयों में ऑन साइट गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं प्रोत्साहन, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जल पुनः उपयोग के लिए शून्य निर्वहन जीरो डिस्चार्ज प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा इसके अंदर। और एम सैंड उत्पादन हेतु निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्ट पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और पर्यावरण संरक्षण हेतु अपशिष्ट निपटान तंत्र को विकसित करना। ये सब की सब इसकी क्या है, विशेषताएं देखने को मिलती हैं एम सैंड पॉलिसी 2024। एम सैंड पॉलिसी 2024 कब से लागू हुई, ये 9 दिसंबर 2024 को, और मार्च 2029 तक ये लागू रहने वाली है। और इसके अंदर ये विभिन्न प्रकार की रियायतें हैं वो दी जा रही है। ठीक है, नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु खान और भूविज्ञान विभाग के अंतर्गत एक समर्पित एम सैंड सेल की स्थापना की जाएगी। यह भी पूछा जा सकता है कि इसके अंतर्गत एम सैंड सेल की स्थापना की जाएगी। सरकारी परियोजनाओं में एम सैंड के उपयोग चरणबद्ध तरीके से बढ़ाना है। 2028-29 तक 50% बढ़ाना है। अभी वर्तमान में कितना है, 25% कंपलसरी कर दिया है, और 28-29 तक इसको बढ़ा के कितना करना है, 50% है, वहां तक लेके जाना है। अब आता है राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ क्लीन एनर्जी जो पॉलिसी है उसके बारे में देखते हैं। अभी भी रुक रही है, बिल्कुल रुक रही है, एक मिनट रुको यार। अरे इस क्या हो रहा है यार, अभी रुक रही है, मेरे वाले में रुक रही है, बच्चे भी मैसेज कर रहे हैं। देख यार, इसका क्या समाधान है, तो कोई मतलब नहीं है, कल भी खराब हो गई थी पूरी क्लास ही। दिक्कत कहाँ आ रही है इसमें, नहीं वो तो कर रखी है लेकिन
ऐसे तो मैंने पूरी क्लास की यार, वो नहीं रहेगा। अब देख मेरे फोन में भी ऐसे ही हो रहा है, क्लास रुक रही है, एक बार देखो, रुक गई क्लास सर। हैं, अब क्या स्थिति है, करूं स्टार्ट वापस? एक बार तू देखता रहे, यहीं देखे क्या स्थिति रहती है। चलो अब देखें, समाधान किया है, एक बार देखते हैं। अब देखते हैं राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 की बात करें तो इसका लक्ष्य क्या है। अक्षय ऊर्जा क्षमताओं को 125 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक रखा गया है? 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को 125 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य है। फ्लोटिंग और सौर परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी है, उसको 2000 सही चल रही, रिन्यूएबल एनर्जी है उसको 2030 तक 125 गीगावाट है वो बढ़ाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। जारी कब की गई है? 4 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा। लक्ष्य अक्षय ऊर्जा क्षमता को 125 गीगावाट बढ़ाना है। कब तक बढ़ाना है? 2030 तक बढ़ाना है। 2030 तक अपना लक्ष्य कितना रखना है, ये सीधा सीधा ही पूछेगा आपको। अक्षय ऊर्जा नीति है, उससे ये सीधा सीधा आपको क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। अक्षय ऊर्जा, बायोमास, वेस्ट एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रावधान एवं ऊर्जा भंडारण के नवीन प्रावधान करना। वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को 125 गीगावाट तक बढ़ाना। फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देना। फ्लोटिंग सौर परियोजना कौन सी है? जैसे अपने बांध हैं या अपनी जो झीलें हैं उनके ऊपर सौर ऊर्जा के पैनल स्थापित करना। इसके डबल फायदे होंगे। डबल फायदे ऐसे होंगे, एक तो देखो जो अपना जल का वाष्पीकरण होकर जो उड़ जाता है बांधों से, तो वो क्या होगा? कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, इसका ये बेनिफिट होगा। दूसरा क्या है कि सौर एनर्जी की जो प्लेटें हैं उनको आप ऐसे जमीन पे लगाओ तो जमीन है उसको तो ये यूज लेगा ना, तो ये कृषि योग्य भूमि है वो कम होती जाएगी। तो बाद में आप यदि इनको बांधों के ऊपर स्थापित कर देते हो तो पानी का वाष्पीकरण भी कम होगा और जमीन है वो भी आपकी वेस्टेज नहीं होगी। दोहरे लाभ होंगे। क्लास नहीं चल रही है, यही बोल रहे हैं सर, फिर से अटक रही है। क्या स्थिति है? इतना नहीं हो रहा। हाँ? इतना नहीं, परफेक्शन ही आना चाहिए। तो क्या इसके यहाँ तो नहीं दिखता है मेरे को, मैं लेता रहता हूँ। यहाँ मोबाइल में अटक रहा है ना, ये बच्चे मैसेज कर रहे हैं बार बार। प्रॉब्लम तो 3 दिन से क्लास, परसों भी क्लास अटक रही थी, कल भी अटक रही थी, आज भी अटक रही है, तो इसका क्या है? एक बार मेरे को कमेंट करके बताओ, देखें अभी कोई प्रॉब्लम है या बाद में बताओ एक बार। सर फिर रुकी है क्लास, फिर रुकी बता रहे हैं। बताओ, सभी कमेंट करके बताओ, देखें सभी के ये प्रॉब्लम आ रही है या क्या स्थिति है। एक बार मेरे को कमेंट करके बताओ आप। हाँ? हो जाएगी शिफ्ट उधर पूरी ये फाइल। हाँ? तो उसमें नहीं है क्या प्रॉब्लम? नहीं उसमें तो नहीं है, कल सुरेश सर ने ली थी। ऑल गुड, सही है सर। हाँ सर वही प्रॉब्लम है, रुक चल रही है। और बताओ, एक बार कमेंट करके बताओ, देखें क्या स्थिति है। यार इतनी अच्छी क्लास थी, पूरी क्लास का कचरा हो गया। कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना लो आप। 2 मिनट के लिए वेट करो, सेकंड वाला स्टूडियो अपना दूसरा स्टूडियो है उसके अंदर सेट कर रहे हैं इसको। 2 मिनट के लिए वेट करो, है ना? 2 मिनट के लिए वेट करो थोड़ा सा। चल रही है उतनी तो ठीक है, बाकी अपन उधर ले लेंगे।
सोलर रूफ टॉप प्लांट के साथ छोटी विंड लगाने का प्रावधान किया गया। जहां पे रूफ टॉप होगी वहां पे विंड भी लगाई जाएगी। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हेतु वर्चुअल नेट मीटिंग की सुविधा करना, उपभोक्ताओं को ग्रुप नेट मीटिंग की सुविधा प्रदान करना, सभी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं पार्कों को राजकीय भूमि आवंटन करना, वर्चुअल पीपीए आधारित परियोजनाओं, कार्बन ट्रेडिंग, ऊर्जा क्षमता, नेट जीरो बिल्डिंग को बढ़ावा देने का प्रावधान करना। ये सब की सब इसमें क्या है, सुविधाएं हैं। अब आता है राजस्थान खनिज नीति 2024। इनमें सिंपल सिंपल एक दो फैक्ट सबके याद होने चाहिए। एमसेंड नीति के अंदर क्या प्रावधान किया गया है, 2028-30 तक 50% तक ले जाना है। टेलीग्राम पे मेरे द्वारा भेजिए, चालू कर दी, उधर पीडीएफ अपलोड होगी है, चला ही जाऊँ उधर स्ट्रीम में ऑन कर, पर 2 जगह लगाई हुई है ये पता है ना। हाँ उधर एग्रीकल्चर में भी है उस तरफ है। कौन से बोर्ड पे, उधर पीडीएफ नहीं गई हुई है क्या। अरे मेघना पारिक नहीं होने देंगे, कर रहे हैं समाधान। नूतन राजपूत, नूतन राजपूत आपके मोबाइल नंबर ही आपके पासवर्ड है, ठीक है ना। अच्छा वहां एक जगह चलेगी, थोड़ा सा क्लास को बैक करके और बाद में ले लो। 2-1 मिनट आपको थोड़ा लेट चलना होगा मेरे से, लेकिन क्लास है वो आज वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, तो 2 मिनट आप थोड़ा सा बैक करके ले लो, आप सही चल जाएगी, ठीक है ना। चल गई मेघना पारिक, ठीक है। फिर भी थोड़ी इनका समस्या का तो समाधान कर, हरीश इसको देख तो सही चीजें। राजस्थान खनिज नीति 2024 देखते हैं अपन। खनिज जो अपनी मिनरल पॉलिसी 2024 है उसमें क्या दिया गया है, वर्ष 2029-30 तक 3 गुना तथा वर्ष 2047 तक 1 लाख करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य रखा गया है। जो वर्तमान में जो जितना भी अपन राजस्व कर रहे हैं उसका 3 गुना, कब तक, 2029-30 तक, और 2050 तक कितना, 47 तक कितना करना है, 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य रखा गया है खनिजों से। 2029-30 तक 50 लाख तथा 2047 तक 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य, 1 लाख करोड़ रुपए का राजस्व 2047 तक। आगे बोला है राजस्थान के खनिज संसाधनों की खोज में निजी भागीदारी, प्राइवेटाइजेशन है वो इसमें बढ़ाया जाएगा। निवेशकर्ताओं के सहयोग के लिए पोस्ट ऑक्शन फैसिलिटेशन सेल है वो अलग से गठन किया जाएगा। प्री एम्बेडेड क्लियरेंस के साथ ब्लॉक्स की नीलामी की जाएगी। राजस्व अवसंरचना को रोकने के लिए जियो फेंसिंग, आरएफआईडी चेक पोस्ट, जीपीएस व्हीकल ट्रैकिंग एंड ड्रोन सर्वे वो करवाया जाएगा। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हेतु परमिट और अनुमति की प्रक्रिया में सुधार, और आवा कस्बा पद्धति से ईंटों के निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी पर देय रॉयल्टी में छूट दी जाएगी। तो आप इसकी 3-4 चीजें हैं वो तो सीधी सीधी फिक्स तैयार कर लो, और उसके अंदर क्या क्या आती है इसकी पीडीएफ दे देंगे, टेंशन ना लो। सही है ना, अब तो सही चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता देता हूं आपको, इसके अंदर एक तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है 2028-29 तक, कब, सॉरी 29-30 तक अपना जो राजस्व है वो 3 गुना, 47 तक अपन को 1 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त करना है। 2029-30 तक अपन को 50 लाख रोजगार सर्जित करने, और 2047 तक अपन को 1 करोड़ रोजगार इसके अंदर नए लगाने हैं। इसके लिए जो प्राइवेटाइजेशन है वो किया जाएगा, निजी भागीदारी है वो इसके अंदर बढ़ाई जाएगी। निवेशकर्ताओं के सहयोग के लिए पोस्ट ऑक्शन फैसिलिटेशन सेल है उसका गठन किया जाएगा, और प्री एम्बेडेड क्लियरेंस के साथ ब्लॉक्स की नीलामी की जाएगी, और जियो फेंसिंग, आरएफआईडी, जियो टैगिंग है वो सब की सब इसके अंतर्गत की जाएगी, ताकि इसके अंदर पारदर्शिता लाई जा सके और इसमें अच्छा बेहतर कंपटीशन है वो क्रिएट किया जा सके। अब ठीक चल रही है, अब तो सही चल रही है। बस यही इसके अंदर विशेषताएं लिखी गई हैं। इसका लाभ है आर्थिक विकास और निवेश को लाभ मिलेगा, इसमें खनन क्षेत्र, प्रौद्योगिकी एकीकरण, अवैध, ये सब चीजें इसके अंदर शामिल होंगी। ये जो गवर्नमेंट के द्वारा ये पोस्टर डाले गए हैं, पोस्टर अपने आप में सफिशिएंट है, बहुत शानदार जगह, और यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। अब आता है राजस्थान एमएसएमई नीति 2024। ये एमएसएमई क्या होता है भाई, एमएसएमई क्या होता है, एमएसएमई होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो छोटे उद्योग होते हैं ना उसको माइक्रो स्मॉल, छोटे जितना सोच रहे हो उतना छोटा भी नहीं है, माइक्रो उद्योग है उसकी भी बात करें अपन, मैं बताऊं आपको ये माइक्रो है, माइक्रो एम ए स्मॉल मीडियम,
और इसको किस आधार पे किया जाता है? निवेश और टर्नओवर के आधार पर। निवेश और टर्नओवर, निवेश और टर्नओवर के आधार पे क्या बांटा जाता है? इसकी अलग अलग परिभाषा दी जाती है। माइक्रो उद्योग उसको बोलेंगे जिसका एक साल के अंदर 2.5 करोड़ का क्या है? निवेश है, या बाद में इसका क्या है? या बाद में इसका क्या है? 10 करोड़ का क्या है? टर्नओवर है। 2.5 करोड़ का निवेश तथा 10 करोड़ का टर्नओवर है। स्मॉल उसको बोलेंगे जिसका क्या है? 25 करोड़ का क्या है? निवेश है और 100 करोड़ का क्या है? उसका टर्नओवर है। और मीडियम उसको बोलेंगे जिसका 125 करोड़ का क्या है? निवेश है और 500 करोड़ का जिसका टर्नओवर है। तो इतने छोटे उद्योग भी नहीं है, 500 करोड़ की बात की जा रही है भाई यहाँ पे। अरे करंट की क्लास है यार, और किसकी है? क्वालिटी 720 करोड़ सही नहीं दिख रहे हैं। पोस्टर, पोस्टर सही नहीं दिख रहे यार, पोस्टर तो सही दिख रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है। ठीक है, तो अब अपन को एमएसएमई पॉलिसी है 2024 है, ये तो अपन ने इसकी परिभाषा देखी है। एमएसएमई की अपन ने क्या देखी? परिभाषा देखी। अब इसकी विशेषता देखते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए छोटे उद्यम तैयार करना, ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान दिया जाएगा यदि इनके द्वारा किसी प्रकार का क्या लिया जाता है? ऋण लिया जाता है, लोन लिया जाता है, उसके ऊपर 2% अतिरिक्त ब्याज अनुदान, जो इंटरेस्ट सब्सिडी है, वो दी जाएगी। एमएसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजी व सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। और क्वालिटी सर्टिफिकेशन या आईपीआर पर 3 लाख रुपए तक का पुनर्भरण सहायता दी जाएगी। और विपणन हेतु आयोजनों में भाग लेने पर 1.5 लाख रुपए तक का क्या दिया जाएगा? सब्सिडी दी जाएगी। और डिजिटल उपकरणों पर 50,000 रुपए तक का पुनर्भरण दिया जाएगा। और ई कॉमर्स से प्लेटफॉर्म फीस पर 75% या अधिकतम 50,000 रुपए तक का पुनर्भरण दिया जाएगा। यदि ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप यदि अपना सामान बेचते हो तो उसके ऊपर ये छूट है वो प्रदान की जाएगी उनको। ठीक है, देखते हैं। यह नीति 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी और इसके लक्ष्य वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और स्थानीय रूप से प्रासंगिक एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में सहयोग करना है। इसे राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त समस्त प्रोत्साहनों हेतु एक वन स्टॉप शॉप समाधान के रूप में तैयार किया गया है, जो कि लाभ और सहायता प्राप्त करने में सुलभ पहुंच को सुनिश्चित करता है। एक तरह से नीति में प्रमुख प्रावधान RIPS 2024 के तहत, जो एमएसएमई नीति के तहत 50 करोड़ तक की ऋण राशि पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। साथ ही चयन इकाइयों के लिए 2% तक की अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। 50 लाख तक की पर तो सब्सिडी दी जाएगी और कुछ जो सिलेक्टेड एमएसएमई है, एमएसएमई जो इंडस्ट्री है, उनको क्या दिया जाएगा? 2% अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी है वो दी जाएगी। लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों द्वारा एनएससी या बीएससी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के माध्यम से इक्विटी पूंजी जुटाने पर 15 लाख रुपए तक की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। जो अपना शेयर मार्केट है उसके अंदर यदि आप इक्विटी पूंजी जुटाते हो, इक्विटी पूंजी मतलब आप अपने शेयर बेचते हो और उससे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं कोई कंपनी, तो उसको 15 लाख रुपए तक की एकमुश्त सहायता राशि गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए सरकार द्वारा स्थापित प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों से उन्नत प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय का 50% राशि सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। 50% तक सहायता के रूप में राशि है वो प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रमाणन और बौद्धिक संपदा IPR प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय का 50% की सहायता प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाएगी एमएसएमई पॉलिसी के तहत। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेकर एमएसएमई उत्पादों के विपणन के लिए स्टॉल किराए और 2 व्यक्तियों की यात्रा व्यय के लिए 75% की सहायता दी जाएगी। यदि कहां पे जाके आप अंतर्राष्ट्रीय दुबई में आप मेला लगाने गए हो तो वहां पे क्या होगा? आपको वहां पे जा रहे हो तो 1.5 लाख रुपए तक है, अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक आपको क्या दिए जाएंगे? सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, उद्यमियों के डिजिटलीकरण के लिए व्यय का 75% प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। और ई कॉमर्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म शुल्क का 75% प्रतिपूर्ति, अधिकतम 50,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। यदि आप कोई
ई प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, जैसे आप फ्लिपकार्ट को यूज कर रहे हो अपने सामान को बेचने के लिए, या अमेजोन को यूज कर रहे हो, तो उसका क्या किया जाएगा, 75% राशि है वो आपको दे दी जाएगी, या अधिकतम कितनी दी जाएगी, 50,000 रुपए तक आपको उसके यूज करने का जो लिया जाता है पेमेंट, वो दे दिया जाएगा। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024, ये क्या कहती है, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024, पर्यटन में नई संभावनाओं के खुलेंगे द्वार। कैसे खुलेंगे, किस प्रकार से खुलेंगे। 9 दिसंबर 2024 को राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 लागू की गई है। समन्वित प्रयासों में तेजी और अधिक निवेश आकर्षित करने के अगले वर्षों में पर्यटन अर्थव्यवस्था को दोगुना करना है। इको टूरिज्म, फिल्म सिटी, हेरिटेज रेस्टोरेंट, होटल हाउसिंग, इंडोर आउटडोर प्ले जोन, एकीकृत पर्यटन विलेज, मोटल, वे साइड सुविधाएं, रिसोर्ट हाउसिंग, ग्रामीण पर्यटन इकाई और पर्यटन स्टार्टअप जैसी इकाइयों का समावेश किया गया है। इसमें चिन्हित स्थानों पर न्यूनतम 100 करोड़ रुपए तक का 3 वर्षों में नया निवेश करने वाली पर्यटन इकाई परियोजनाओं को राजकीय भूमि आवंटित किए जाने का प्रावधान किया गया है। 100 करोड़ रुपए तक का, भाई पहले क्या आपको निवेश कितना करना पड़ेगा, 100 करोड़ रुपए तक का निवेश करते हो तो रुपए का 3 वर्षों में नया निवेश करने वाली पर्यटन इकाई परियोजनाओं को राजकीय भूमि आवंटन दिए जाने का प्रावधान किया है। इसको गवर्नमेंट भूमि देगी अपनी। इसको पर्यटन इकाई से जुड़ी या उसके अंदर आने वाली राजकीय भूमि उनकी मालिकाना भूमि के 10% तक कृषि या आवासीय डीएलसी दरों पर एक बार आवंटित की जाएगी। यदि राजकीय भूमि दी जा रही है तो वो क्या है, उनकी मालिकाना भूमि के 10% तक, अथवा उस भूमि कृषि आवासीय डीएलसी के ऊपर उसको आवंटित की जाएगी। नई पर्यटन इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी, कन्वर्जन चार्ज, ध्यान रखना, स्टाम्प ड्यूटी, कन्वर्जन चार्ज, यदि आप भूमि रूपांतरण करते हो, डेवलपमेंट चार्ज, भू उपयोग परिवर्तन शुल्क में 100% छूट होगी। यदि आप भूमि कन्वर्ट कराते हो तो इसमें किसी प्रकार का चार्ज नहीं होगा, 100% छूट होगी। पर्यटन इकाइयों को दोगुना बिल्ट अप एरिया रेशियो है वो दिया जाएगा। टूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को औद्योगिक दर्जा दिया जाएगा। ये टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र है उसको क्या दिया जाएगा, उद्योग का दर्जा देगा। अब आप बोलोगे सर उद्योग का दर्जा देने से क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा उद्योग का दर्जा देने से। उद्योग को दर्जा देने से फायदा ये होगा, लघु उद्योग प्रोत्साहन नीतियां देखी आपने, निवेश प्रोत्साहन नीतियां देखी आपने, उद्योगों को जो जो सरकार बेनिफिट पहुंचाती है वो सब के सब बेनिफिट इनको मिलेंगे, टूरिस्ट वालों को। ठीक है, यही चीजें। राजस्थान पर्यटन नीति 2024, व्यवसायिक उपयोग के लिए 10%, 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र जो भी कम हो की अनुमति, औद्योगिक दर पर शहरी विकास से कर, प्रचलित उत्पाद शुल्क नीति के अनुसार रियायती दरों शुल्क पर समग्र बाल लाइसेंस, फायर एनओसी एक बार में 3 वर्ष के लिए, परिचालन लाइसेंस, होटल व्यापार होटल और रेस्तरां लाइसेंस एक बार में 10 वर्ष के लिए, औद्योगिक दरों पर बिजली शुल्क, विकास शुल्क और भूमि शुल्क से छूट, औद्योगिक दरों पर भवन योजना अनुमोदन शुल्क है वो लिया जाएगा। अब आता है राजस्थान एक जिला एक उत्पादन नीति 2024। एक जिला एक उत्पादन नीति क्या कहता है कि देखो, हर एक डिस्ट्रिक्ट होता है उसकी क्या होती है, अपनी एक क्वालिटी होती है। जिस प्रकार से आप सब लोगों में अपनी एक क्वालिटी है, आपको अपना एक सब्जेक्ट फेवरेट होता है और उसमें आप एक्सीलेंट करते हो, सभी सब्जेक्टों में आप एक्सीलेंट नहीं कर सकते। ग्रेजुएशन के दौरान आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, तीनों सब्जेक्ट आपके एक्सीलेंट नहीं हो सकते, किसी न किसी की तरफ आपका क्या होता है, झुकाव होता ही है, चाहे कम ज्यादा ही हो। भाई वही बात कहते हैं ना, एक पिता के 4 बेटे हैं तो चारों बेटे उसको एकदम एक समान नहीं लग सकते, कहीं ना कहीं कोई झुकाव होता है। जो बेटा ज्यादा कमाता है, जो ज्यादा मेहनती होता है, जो पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लेके आता है, उसके प्रति क्या होता है, उनका थोड़ा सा झुकाव होता है कि बुढ़ापे में रोटियां देसी हो, तो उस तरफ क्या होता है, उसका थोड़ा झुकाव होता है। वैसे ही क्या होता है, इसके अंदर भी अपन देख सकते हैं कि प्रत्येक जिला होता है, सब जिलों को अपन इक्वली, राजस्थान के सब जिलों को कहेंगे एक साथ आप क्या करो कि गन्ने की खेती करो, पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो वहां पे अपन प्रयास करेंगे गंगानगर के अंदर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, इधर अपन जो गन्ने की खेती करें, अपन शुगर कैन है उसको बोया जाए तो उसके परिणाम बेहतर आ सकते हैं। तो जिसकी एक्सपर्टीज है वहां पे वो काम करना चाहिए। उसी प्रकार प्रत्येक जिला है, उस जिले की जिसमें एक्सपर्टीज है उसको बढ़ावा दिया जाना, और इसके लिए सरकार लेके आई है एक राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट पहले ले आई थी एक जिला एक उत्पाद, राजस्थान गवर्नमेंट और लेके आई है। जिलों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही कारीगरों, शिल्पकारों, कृषकों और निर्माताओं की आय बढ़ेगी। नवीन सूक्ष्म उद्यमों को 25% या अधिकतम 15 लाख रुपए एवं लघु उद्योगों को 15% या अधिकतम 20 लाख रुपए तक का मार्जिन मनी अनुदान सहायता दी जाएगी। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को एडवांस टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा।
और क्वालिटी सर्टिफिकेशन व आईपीआर पर 75% या 3 लाख रुपए का पुनर्भरण दिया जाएगा। और 9 दिसंबर 2024 को इसको लागू किया है। अर्थव्यवस्था को बढ़ाना इसका प्रमुख टारगेट है। नवीन सूक्ष्म को 25% या अधिकतम 15 लाख रुपए, लघु उद्यमों को 15% या अधिकतम 20 लाख रुपए तक का मार्जिन मनी अनुदान प्रदान किया जाएगा इस पॉलिसी के तहत। सूक्ष्म व लघु उद्यमों को एडवांस टेक्नोलॉजी व सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख रुपए तक का सब्सिडी दिया जाएगा। क्वालिटी सर्टिफिकेशन व आईपीआर पर 75% या 3 लाख रुपए तक का पुनर्भरण दिया जाएगा। और विपणन आयोजनों में भाग लेने के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। यदि आप किसी मार्केटिंग के लिए आप पार्टिसिपेट करते हो तो उन उत्पादों के लिए क्या दिया जाएगा, 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 75% या 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष का 2 साल तक पुनर्भरण दिया जाएगा। यदि आप ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्मों का यूज करते हो वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद के तहत तो 75% या 1 लाख रुपए तक का क्या दिया जाएगा, आपको वापिस पैसे हैं वो आपको लौटा दिए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और कैटलॉगिंग व ई कॉमर्स वेबसाइट विकास के लिए 60% या 75,000 रुपए तक का एक मुश्त सहायता है वो दी जाएगी इसके अंतर्गत। अब आता है राजस्थान एवीजीसी एक्सआर नीति 2024। ये क्या है, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंड रियलिटी। ये क्या आजकल इस तरीके के बहुत गेम चल रहे हैं और बच्चे हैं वो बहुत सारे क्या हो रहे हैं इसमें फंस रहे हैं, एक तरह से ट्रैप बन रहा है उनका। और इस ट्रैप है उसको किस प्रकार से एक संतुलित लाया जा सकता है, टेक्नोलॉजी यूज भी की जाए और उसके अंदर बच्चे हैं वो फंसे भी नहीं, तो इस तरीके की चीजें हैं उसके लिए अपन राजस्थान एवीजीसी एक्सआर नीति है वो लाई गई है। पूनम थैंक यू आपको भी। राजस्थान एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी के क्षेत्र में स्थानीय प्रतिभाओं, राज्य की संस्कृति एवं स्थानीय संसाधनों को मिलेगा बढ़ावा। राज्य में बनने वाले एनिमेशन फिल्म, गेम्स और कॉमिक्स को उत्पाद अनुदान दिया जाएगा। स्थानीय संस्कृति और सामग्री के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्टअप्स एवं उद्यमों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। यदि इस प्रकार का कोई लोकल यहाँ का उस चीज को प्रमोट करता है तो उसको क्या किया जाएगा, सरकार के द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा। इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सीलेटर स्थापित किए जाएंगे। और ये स्टूडियो कोडिंग, वीएफएक्स लैब एवं एडवांस्ड कंप्यूटिंग सुविधाओं से लेस होंगे एक तरह से। यही बातें इसके अंदर लिखी गई हैं, इसको रेगुलेट किया गया है। अब आता है एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 2024। ये एकीकृत क्लस्टर विकास योजना क्या कहती है, क्लस्टर मतलब ऐसे एक क्षेत्र का डेवलपमेंट करना जहां पे सभी प्रकार के उद्योग हैं वो एक जगह ही स्थापित हो जाएं, इसको बोला जाता है क्लस्टर। राज्य में हस्तशिल्प, हथकरघा, एमएसएमई क्षेत्र, कार्यशील उद्यमों की उत्पादकता, गुणवत्ता व कार्य क्षमता बढ़ाकर उन्हें वैश्विक बाजार के अनुरूप किया जाएगा। इसके तहत क्लस्टर पॉलिसी है उसके तहत इसमें क्या होगा, ट्रेनिंग, मार्केटिंग वो एक ही जगह वहीं की वहीं दी जाएगी। ये छोटे छोटे उद्योग हैं उनको सबको एक जगह स्थापित किया जाएगा। राज्य में हस्तशिल्प, हथकरघा, एमएसएमई क्षेत्र में कार्यशील उद्यमों की उत्पादकता, गुणवत्ता व कार्य क्षमता बढ़ाकर उन्हें वैश्विक बाजार के अनुरूप विकसित किया जाएगा। हस्तशिल्प एवं हथकरघा क्षेत्र में क्लस्टर हेतु सॉफ्ट इंटरवेंशन, ट्रेनिंग, मार्केट आदि गतिविधियों हेतु 50 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। इसमें आर्टिजन एवं हथकरघा क्षेत्र में क्लस्टर के कच्चा माल डिपो हेतु ऋण पर 8% क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट सब्सिडी है वो दी जाएगी। शिल्पकारों में बुनकरों को ई कॉमर्स हेतु 50,000 रुपए तक का विक्रय सहायता दी जाएगी। सूक्ष्म लघु उद्यमों द्वारा क्लस्टर में 100 करोड़ रुपए तक की लागत वाले सीएफएससी की स्थापना हेतु अधिकतम 90% अनुदान दिया जाएगा। गैर रिको औद्योगिक क्षेत्रों में विद्यमान क्लस्टर में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु 10 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं लागत में अधिकतम 80% अनुदान दिया जाएगा। और गैर रिको औद्योगिक क्षेत्रों में न्यूनतम 1 एकड़ भूमि पर नवीन क्लस्टर के विकास हेतु अधिकतम 80% तक या 5 करोड़ रुपए तक का उनको क्या दिया जाएगा, इसमें अनुदान दिया जाएगा। अब आते हैं राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024। ये एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024 ये क्या कह रही है, इसके अंदर सीधा सीधा उद्यमियों को निर्यातक बनाने के लिए मिलेगा प्रोत्साहन। भाई उद्यमी तो है, एंटरप्रेन्योरशिप तो है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप से कैसे एक्सपोर्टर बन सकते हो, आप विदेशों के अंदर अपने सामान को बेच सकते हो। इसके लिए पॉलिसी लेके आए मुख्यमंत्री निर्यात वर्धी अभियान चलाकर।
9 दिसंबर 2024 को लागू की गई है। राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 को मिलेगी स्वीकृति। नवीन उद्यमियों को निर्यात क्षेत्र में प्रवेश हेतु प्रोत्साहन, दस्तावेजीकरण सहायता, कुल लागत का 50% अथवा अधिकतम 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। दस्तावेजीकरण के लिए इसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ऐसे सीधे निर्यात थोड़ी कर सकते हैं। और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, उन डॉक्यूमेंट्स के लिए 5 लाख रुपए तक की राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा सहायता दी जाएगी। वर्षा सारण एप्लीकेशन पे जाके वहां से ऑर्डर कर दो, मिल जाएगी आपको बुक। अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड करो, वहां पे बुक सेक्शन में जाओ, बुक सेक्शन में जाके एपी की इंग्लिश मीडियम की चाहिए तो इंग्लिश मीडियम की कर दो, हिंदी मीडियम की चाहिए तो हिंदी मीडियम की कर दो, ऑब्जेक्टिव चाहिए, सब्जेक्टिव चाहिए, दोनों चाहिए, सब ऑप्शन है वहां पे। अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहभागिता अनुदान व्यय का 75% अथवा 3 लाख रुपए तक का क्या दिया जाएगा, पुनर्भरण दिया जाएगा। प्राणीकरण सहायता, कुल व्यय का 75%, शिपमेंट 20,000 रुपए और प्रतिवर्ष अधिकतम 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। तकनीकी उन्नयन सहायता, कुल व्यय का 75% अथवा अधिकतम 50 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। ई वाणिज्यिक मंच शुल्क प्रतिपूर्ति व्यय का 75% अथवा अधिकतम 2 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। और प्रथम माल परिवहन अनुदान, माल भाड़ा लागत का 25% अथवा अधिकतम 25 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। अब आता है नागरिक विमानन नीति 2024। नागरिक विमानन नीति 2024 कब लागू की गई है? पहली बात तो ये की गई है 2 जुलाई 2024 को इसको मंजूरी दी गई है। नागरिक कैबिनेट निर्णय, एरो स्पोर्ट्स गतिविधियों हेतु हवाई पट्टियों की भूमि लीज आवंटन नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? भूमि लीज शुल्क 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष तथा कंसेशन शुल्क 6 लाख रुपए प्रति एयर स्ट्रिप प्रति वर्ष होगा। बहुत बड़ी छूट दी गई है भाई। ये नीति विमानन रख रखाव सेवाओं को बढ़ावा और एरोस्पेस गतिविधियों को विकसित करना है। इसके तहत किशनगढ़, अजमेर, हमीरगढ़, भीलवाड़ा और झालावाड़ में 3 फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे और कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। आज लिख लेना, ये मैं स्टार लगा के बता रहा हूं, आज ही लिख लेना। कहां पे? किशनगढ़, अजमेर, हमीरगढ़, भीलवाड़ा और झालावाड़ में 3 फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। ये क्वेश्चन अभी सेकंड ग्रेड में आया था। कहां पे फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे? 3 जगह, भीलवाड़ा, किशनगढ़ और झालावाड़। ये पूछा गया था क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 3 फ्लाइंग स्कूल कहां खोले जाएंगे? एक तो हमीरगढ़ में, हमीरगढ़ कहां पे? भीलवाड़ा में। किशनगढ़ कहां पे? अजमेर में। और एक झालावाड़ में। 3 जगह फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे, रट जाना। ये कंपलसरी है भाई, विजेता ठाकुर, कंपलसरी है वो, ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्सों में शामिल होते हैं। ठीक है। प्रदेश में विभिन्न हवाई अड्डों के कार्गो सेवा प्रारंभ की जाएगी और प्रदेश की पुरानी हवाई पट्टियों की मरम्मत कर पुनः उड़ान योग्य बनाया जाएगा इनको। लेकिन वो तीनों चीजें हैं, वो याद रख लेना। कहां पे फ्लाइंग स्कूल कहां खोला जाएगा इस पॉलिसी के तहत, वो 3 जगह आप देख लेना। अब आता है हील इन राजस्थान पॉलिसी 2024। ये क्वेश्चन पूछा गया था कहां पे? फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। हील इन राजस्थान पॉलिसी है, ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। हील इन राजस्थान नीति 2025, ये नीति स्वास्थ्य और पर्यटन क्षेत्रों को एकीकृत करके आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और वैश्विक ब्रांडिंग को बढ़ावा देना है। क्या है ये स्वास्थ्य को और पर्यटन दोनों को एक साथ बढ़ावा दिया जाएगा। मंजूरी अगस्त 2024 में। अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करना और चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देना। चिकित्सा विभाग द्वारा प्रदेश की मेडिकल टूरिज्म का हब बनाने के लिए पॉलिसी लाई जाएगी और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर है। कुल बजट 8.26% स्वास्थ्य के लिए होता है। तो यहाँ देखना है, राजस्थान है वो जो मेडिकल टूरिज्म की दृष्टि से काफी फेमस है। यहाँ पे मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो अत्यंत निम्न दरों पे और उच्च क्वालिटी की मेडिकल सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जा रही है। आज भी यहाँ पे राजस्थान के अंदर बांग्लादेश से, नेपाल से, भूटान से, वहां से बहुत सारे हैं वो जो ऑपरेशन वगैरह करवाने के लिए यहाँ पे आते हैं। सस्ती दरों में यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, प्रणाम प्रणाम संपत कंवर। अब देखते हैं राजस्थान रोजगार नीति 2025। रोजगार नीति अपन को तो यही चाहिए, मेन रोजगार नीति। घोषणा 2025 अब इसमें युवाओं को रोजगार के उच्च अवसर प्रदान करेगा। विवेकानंद रोजगार सहायता कोष 500 करोड़ रुपए का बनाया गया है। आई स्टार्ट फैसिलिटी डेस्क है वो 4 जगह, हैदराबाद, बंगलुरु, मुंबई और दिल्ली में स्थापित किया गया है। आगामी वर्ष में 50,000 युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। जो आगामी वर्ष है उसमें 50 क्या है, ऊंट के मुंह में जीरा है। 50,000 से एक जिले में मिल जाएंगे 50,000 से ज्यादा बेरोजगार।
कोटा में विश्वकर्मा कौशल संस्थान की स्थापना की जाएगी। ये क्वेश्चन अभी अभी एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि विश्वकर्मा कौशल संस्थान की स्थापना कहां की जाएगी, कोटा के अंदर की जाएगी। और प्रत्येक संभाग स्तर पर सेंटर फॉर एडवांस स्किल एंड कैरियर काउंसलिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। विद्यार्थियों को तनाव से मुक्त रखने के लिए जयपुर, कोटा, सीकर, जोधपुर में युवा साथी केंद्रों की स्थापना की जाएगी। यही पूछा जा सकता है, युवा साथी केंद्रों की स्थापना कहां की जाएगी, तो वो जयपुर में, कोटा में, सीकर में और जोधपुर में। भाई सबसे ज्यादा स्टूडेंट कहां है, जयपुर, कोटा में, सीकर में और जोधपुर में, 4 जगह की जाएगी। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर में वैदिक पर्यटन केंद्र में वैदिक गुरुकुल स्थापित किए जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछेंगे, फिर बोलोगे करंट अफेयर सर हमने सब मैगजीन पढ़ ली और आ नहीं रहा है, यहां से पूछ लेगा ये करंट अफेयर सीधा सीधा। उच्च शिक्षा विस्तार के लिए 11 नए कॉलेज, जिनमें 9 लड़कियों के लिए और 2 कक्षीय दोनों हेतु खोले जाएंगे। पेंशन दे है, साथ ही विधवा के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक न दिया जाएगा। अब आता है राजस्थान टेक्सटाइल एंड द अपैरल पॉलिसी 2025। जो टेक्सटाइल पॉलिसी है, सस्ती से समृद्धि की ओर, टेक्सटाइल एवं अपैरल पॉलिसी 2025 है, वो क्या कहती है। 5 अप्रैल 2025 को राजस्थान सरकार ने प्रदेश को वस्त्र उद्योग के नए ग्लोबल हब के रूप में स्थापित करने हेतु राजस्थान टेक्सटाइल एवं अपैरल पॉलिसी 2025 को अनुमति दे दी है। सूती से समृद्धि का विजन के साथ ही तैयार की गई ये नीति प्रदेश में वस्त्र परिधान क्षेत्र में तकनीकी, आर्थिक और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिहाज से सशक्त बनाएगी। साथ ही ये नीति राज्य के टेक्सटाइल हब भीलवाड़ा, पाली, बालोतरा, जयपुर में रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देने वाली साबित होगी। टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025। नए टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। कहां पे बनाए, इस नीति में कपास, ऊन, हैंडलूम, चमड़ा, फुटवेयर, तकनीकी वस्त्रों को विस्तार लिए गए। 5 नए टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर, 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। फाइबर से फैशन तक की सोच है इसमें। यह नीति कपास व ऊन जैसे कच्चे माल से लेकर तैयार वस्त्र तक की पूरी वैल्यू चेन को मजबूत करेगी। इसमें क्या होगा कि केवल उत्पादन पे बल नहीं दिया जाएगा, उत्पादन से लेकर मार्केटिंग तक पूरी जर्नी है वो इसके अंदर शामिल की जाएगी। मोनू जय हिंद सर, जय हिंद जय हिंद। राजस्थान बनेगा टेक्सटाइल में अगवा। राजस्थान पहले देश का चौथा सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। इस नीति के जरिए राज्य सरकार ने इस क्षमता को एक सुनियोजित दिशा में प्रयास किया जा रहा है और वस्त्र निर्यातक के रूप में राजस्थान को डेवलप किया जाएगा। 5 नए टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। 2 लाख से अधिक रोजगार की संभावना है। 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया इसमें। इसके अलावा 10 साल तक 80 रुपए वार्षिक तक एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, भूमि भवन क्रय लीज पर स्टाम्प ड्यूटी पर 100% की छूट, बिजली उपभोक्ताओं पर 100% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर छूट, पर्यावरणीय समस्याओं हेतु ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के तहत 12.5 करोड़ रुपए तक 50% की छूट दी जाएगी। ये छूट है वो भी इसके अंदर जो टेक्सटाइल है उसके ऊपर छूट दी जाएगी। दिनेश रेगर सर, फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री में 225 मार्क्स मंडे फॉर एनी चांस। देख चांसेज हो या नहीं हो दिनेश, मैं तो यही बात कहूंगा कि आपको तैयारी में लगे रहना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको यदि छोड़ दिया तो बाद में वापस से उठ पाना बहुत मुश्किल है, रिजल्ट कभी आ सकता है। आप तो तैयारी में लगे रहो पूरा। अब आता है राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025। राज्य सरकार ने डेटा सेंटर की बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए राजस्थान में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 लेके आई है। भाई लोगों के पास डाटा बहुत है, अब उन डाटाओं को स्टोरेज करना है, किस प्रकार से करना है, डाटा को यूज कैसे करना है, उसके बारे में ये पॉलिसी लेकर आए हैं, डाटा सेंटर पॉलिसी। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 का लक्ष्य राज्य में एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित करना है। राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बनाना है। यह नीति राज्य में स्थापित होने वाले डेटा सेंटर्स में स्थापित होने वाले डेटा सेंटरों की दक्षता, सुरक्षा, विश्वसनीयता को प्रभावशाली बनाएगी एक तरह से। साथ ही राज्य में डेटा प्रबंधन, प्रदर्शन, सुरक्षा के उच्च मानकों को सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। 10 वर्षों तक 10 से 20 करोड़ रुपए के वार्षिक एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, 100 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाले पहले 3 डेटा सेंटर्स को 25% अतिरिक्त सनराइज इंसेंटिव, 5 वर्षों तक 5% ब्याज अनुदान, बैंकिंग, ट्रांसमिशन और व्हीलिंग शुल्क में 100% छूट, भूमि संबंधी फ्लेक्सिबल भुगतान सुविधा, स्टाम्प ड्यूटी, भू रूपांतरण और विद्युत शुल्क में छूट तथा 10 करोड़ रुपए तक बाह्य विकास शुल्क की छूट है वो इसमें शामिल की गई है।
पर्यावरण संरक्षण और कर्मचारियों की दक्षता वृद्धि पर भी जोर दिया जाएगा। नवीन नीति में पर्यावरण संरक्षण और कार्मिक दक्षता में भी ध्यान दिया जाएगा। इसमें वही पुनर्भरण है 50% का इसमें दिया जाएगा। अब आता है राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025। ये लॉजिस्टिक पॉलिसी क्या कहता है? लॉजिस्टिक का अर्थ क्या होता है? लॉजिस्टिक का अर्थ होता है सामान उत्पादन होने के बाद उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भिजवाना, उसको बोल जाता है लॉजिस्टिक। जितना आपको लॉजिस्टिक इकोसिस्टम आपका मजबूत होगा, आपकी इकोनॉमी उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी। तो लॉजिस्टिक क्षेत्र है, जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं, जो भी औद्योगिक क्षेत्र से समृद्ध है, वहां पे लॉजिस्टिक सुविधाएं हैं वो बहुत बेहतर मिलेंगी, सस्ती मिलेंगी। सर फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश मीडियम में ज्वाइन किया है कल ही, उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? ऐप में मिलेगी उसकी? और उसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी? 1 साल तक, 1 ईयर। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 है, जारी 31 मार्च 2025 को। उद्देश्य है औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देना तथा कनेक्टिविटी में वृद्धि करते हुए लॉजिस्टिक लागत में वृद्धि करते हुए लॉजिस्टिक लागत में कमी करना। लॉजिस्टिक जो लागत है उसमें क्या करना है, अपन को कमी करनी है। लॉजिस्टिक पॉलिसी का मेन उद्देश्य, लॉजिस्टिक लागत में आप कमी कर दोगे, लॉजिस्टिक कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, तो आपका कंपटीशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रदेश को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। वेयर हाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, इनलैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, एयर फ्रेट स्टेशन, कोर्गो टर्मिनल, ट्रकर पार्क आदि के लिए 5 से 50 करोड़ रुपए तक का एलिजिबल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट की 25% तक कैपिटल सब्सिडी है और 10 वर्ष तक देय होगी। लॉजिस्टिक पार्क का विकास करने वाले निवेशकों को विशेष रियायतें दी गई हैं। इन डेवलपर्स को 7 वर्ष तक 7% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। स्टाम्प ड्यूटी पर छूट है वो 25% तक उनका क्या किया जाएगा, पुनर्भरण है वो दिया जाएगा। इलेक्ट्रिकल ड्यूटी पर 7 वर्षों तक 100% छूट, भूमि के कंजर्वेशन पर 75% छूट और मंडी शुल्क में 7 वर्षों तक 100% छूट। आगामी औद्योगिक क्षेत्रों में 10% भूमि लॉजिस्टिक सुविधा हेतु आरक्षित होगी और पर्यावरण संरक्षण हेतु 12.5 करोड़ रुपए तक की हरित प्रोत्साहन सुविधाएं हैं वो इसके अंदर दी जाएंगी। अंजू सैनी, किसी आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो या आप अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड करके और वहां से आप जो परचेज कर सकते हो। यदि फर्स्ट ग्रेड का बैच ज्वाइन करना है, सर मुझे फर्स्ट ग्रेड जीके का बैच ज्वाइन करना है अंजू सैनी, तो अंजू आप अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड करके वहां पे फर्स्ट ग्रेड वाला सेक्शन है, वहां जाके आप वहां पे एनरोल कर सकते हो। अब आती है नवीन राज्य युवा नीति। अब नवीन राज्य युवा नीति युवा मामलों और खेल विभाग द्वारा तैयार, इससे पूर्व राज्य में 2013 में युवा नीति बनाई गई थी। पूछा जा सकता है 2013 में पहली युवा नीति बनाई गई थी और अब सेकंड युवा नीति। लक्ष्य है युवाओं की पूर्ण क्षमताओं को विकसित कर सर्वांगीण विकास करना। उद्देश्य क्या है इसका, स्वरोजगार को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य, युवा पीढ़ी का विकास, शासन के सभी स्तरों पर इनकी भागीदारी, कला, खेल, संस्कृति, साहित्य जैसे क्षेत्रों में प्रतिभाओं को समर्थन देना और विवेकानंद रोजगार सहायता केंद्र स्थापित होंगे। उक्त चारों नीतियां 4 फरवरी 2025 को कैबिनेट की मीटिंग में अनुमति दे दी। अब आता है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2024। किस प्रकार से राजस्थान के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति है वो शुरू की गई है। लाइव क्लास की इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, कब होती है, शेड्यूल कहाँ पता चलेगा? सालिन इंडिया सुबह फर्स्ट ग्रेड के अंदर लाइव क्लास चलती है सुबह 9:50 से 9:50 से लाइव क्लासें चलती हैं और 1:30 बजे तक आपकी लाइव क्लास रहती है। और इंग्लिश मीडियम की क्लास होती है वो 9 बजे से होती है, वो 9 बजे से होती है। निवेश प्रोत्साहन नीति 9 दिसंबर 2024 को रिप्स में स्टैंडर्ड सर्विसेज के तहत इंसेंटिव के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपए से घटाकर 25 करोड़ रुपए, पर्यटन इकाइयों के लिए इसे और भी कम करके 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इकाइयों की लागत कम करने के लिए भूमि और बिजली से संबंधित इंसेंटिव शुरू कर दिए गए हैं। इसके अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने वाले निवेशकों के लिए भूमि लागत से भुगतान का लचीला मॉडल रिप्स में शामिल किया गया है, जिसमें भूमि लागत का 25% अग्रिम भुगतान करने के बाद शेष 75% राशि 10 किस्तों में 8% ब्याज के साथ दी जा सकेगी। एमएसएमई सेक्टर के लिए स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग पैकेज की तुलना में अधिक अवधि के लिए
ब्याज का लाभ दिया जाएगा और खाद्य ग्रामीण पर्यटन कृषि प्रसंस्करण एमएसएमई के लिए अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा इसमें। और 3,000 करोड़ से अधिक निवेश पर 5 गुना इंसेंटिव महिलाओं की ओर से संचालित स्टार्टअप्स को 2 साल के लिए 100% एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। 3,000 करोड़ से अधिक के निवेश पर 5 गुना इंसेंटिव दिए जाएंगे इसमें। ये अपनी पूरी की पूरी पॉलिसी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये पीडीएफ आपको आरपीएससी विद सुनील सर इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और अभी तुरंत मिल जाएगी क्लास के जस्ट बाद में, अभी 5 मिनट बाद में यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप फटाफट डाउनलोड करो और इसके जितने भी हैं रट्टा लगा दो। 51 स्लाइडें हैं, 51 स्लाइडों के अभी रट्टा लगा सकते हो। सर मैंने ऐप डाउनलोड कर लिया किया था, मुझे कुछ समझ नहीं आया, न ही उसमें डेमो क्लास दिख रही है। डेमो सब मिल जाएंगे उसमें। यूनिवर्सिटी से तैयारी करनी है, अंजू से नहीं। अंजू जो नंबर दिए हुए हैं इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर लेना, इन नंबरों पे आपको इस नंबरों पे कॉल कर लेना, यहाँ से आपका समाधान हो जाएगा, ठीक है ना। सर प्लीज कुछ क्लास 3 बजे के बाद में भी करवाएं, क्योंकि साथ मैनेज करना इजी रहता है। सालिन इंडिया, बात तो ठीक है आपकी, लेकिन अब क्या करें, सुबह सुबह क्लासें, बाद में और क्लासों का भी तो मैनेज करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा क्लासों का टाइम है वो चेंज किया हुआ है। सर करंट के क्वेश्चन बाकी रह गए इतना। करंट के क्वेश्चन बाकी रह गए, उसका एक लंबी क्लास लेनी पड़ेगी, करंट अफेयर की लेंगे अपन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल इंपॉर्टेंट क्लास के साथ में।